दोस्तों इमेजिन करो अगर भारत के किसी भी घर में कभी बिजली ना जाए, फैक्ट्रीज भी पूरी पूरी रात चले और पोल्यूशन भी ना बढ़ाएं, हॉस्पिटल में कभी कोई मशीन स्टैंड बाई पे ना रहे और किसी भी गांव या शहर के किसी भी नुक्कड़ पे कभी भी अंधेरा ना हो। इस फ्यूचर में पावर सिर्फ अवेलेबल ही नहीं बल्कि रिलायबल भी हो। कितना अच्छा होगा ना दोस्तों। ये आज के दिन बिल्कुल पॉसिबल लग रहा है एंड भारत के एंटरप्रेन्योर्स ने तेजी से इस फ्यूचर की तरफ काम करना शुरू कर दिया है। BESS यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हमारे इन सारे सपनों को पूरा कर सकता है और 2026 BESS के लिए एक बहुत ही हिस्टोरिक ईयर रहने वाला है। एक्सपर्ट्स अनुमान लगा रहे हैं कि 2026 में BESS इकोसिस्टम 10 गुना बढ़ेगा, अराउंड 500 मेगावाट आवर्स से 5000 मेगावाट आवर्स या 5 गीगावाट आवर्स। टाटा पावर, अदानी ग्रीन एनर्जी, JSW एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओला इलेक्ट्रिक, ये सारी कंपनीज मैदान में उतर चुकी हैं। अदानी तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन BESS प्रोजेक्ट बना रहा है। रिलायंस भी अपने एंड टू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में BESS इंटीग्रेट कर रहा है। ये एंड टू एंड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट ही अपने आप में पूरी दुनिया में पहली बार अटेम्प्ट किया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि कुछ इतना बड़ा होने जा रहा है अगर, तो इसमें पैसे भी पानी की तरह बहेंगे। इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस के हिसाब से 2032 तक इंडिया के एनर्जी स्टोरेज सेक्टर में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट होंगे। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इस सेक्टर ने पूरी वर्ल्ड में तेज़ी पकड़ ली है। 2025 में ग्लोबल BESS का डिमांड 51% से जंप किया था। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगने वाले लिथियम आयन बैटरीज के डिमांड में भी BESS इकोसिस्टम के डेवलपमेंट की वजह से बढ़त देखने मिली है। 2023 में लिथियम आयन बैटरीज का बस 13% डिमांड BESS इंडस्ट्रीज से आता था। 2025 में ये नंबर बढ़ के 19% हो गया। तो दोस्तों कुछ इतना फ्यूचरिस्टिक हो रहा हो एंड हम उसे डीपली ना समझें, ऐसा तो हो नहीं सकता। इस पर्टिकुलर सेक्टर के रिसर्च में हमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातें समझ में आई जो कि अगर एक के बाद एक बताई जाए तो कंफ्यूजिंग हो सकती हैं। इसीलिए हमने आज के वीडियो को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। पहले सेगमेंट में हम समझेंगे कि BESS का जो इकोसिस्टम है इसमें किस तरह के रेवेन्यू मॉडल्स हो सकते हैं, कंपनीज किस तरह की अलग अलग सर्विसेज दे सकती है और ओवरऑल BESS सेक्टर की नीड ही क्या है। हमें जब अलग अलग मॉडल समझ आ जाएंगे तो हमारे लिए ये समझना आसान हो जाएगा कि इंडिया की BESS कंपनीज कैसे पैसे कमाना चाह रही है और क्या सोच रही है। इससे हम उनके बिजनेस मॉडल के लॉजिक को भी समझ पाएंगे। सेकेंड सेगमेंट हम इसी इंडिया फोकस डिस्कशन के लिए रखेंगे एंड फाइनली थर्ड सेगमेंट में हम इस सेक्टर के चैलेंजेस को देखेंगे कि ये BESS कंपनीज आगे क्या हर्डल्स फेस कर सकती हैं। आप पेन और पेपर लेकर रेडी हो जाओ, शुरू करते हैं। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, आसान भाषा में एनर्जी स्टोर करने का तरीका। पर हमें एनर्जी स्टोर करने की नीड ही क्या है। देखो, कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए कंट्रीज क्या क्या नहीं कर रही हैं। कोल और पेट्रोल बेस्ड एनर्जी से हट के कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्ट कर रही हैं। भारत भी अगले 5 से 6 सालों में 50% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल से जनरेट करना चाहता है। लेकिन रिन्यूएबल्स में स्विच करने में कुछ बड़े टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे कि कोल से हम कभी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। दिन हो या रात, कोल जनरेटर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिमांड कम हो तो कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और डिमांड ज़्यादा हो तो ज़्यादा। पर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हम यूजुअली कंट्रोल नहीं कर सकते। सोलर पावर तो दिन में ही मिलेगा, तो रात को लाइटिंग की नीड कैसे पूरी होगी। विंड पावर में भी सिमिलर इशू है। विंड की स्पीड प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती है। अगर विंड की इंटेंसिटी चेंज होती है तो बिजली कम या ज़्यादा बन सकती है। और इंडिया की मैक्सिमम रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी सोलर और विंड है, अराउंड 74%। इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी के कारण जब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई ऊपर नीचे होती है तो उससे टेक्निकल भाषा में हम वेरिएबिलिटी कहते हैं। मतलब पावर सप्लाई रुकती नहीं है, उसकी क्वांटिटी ऊपर नीचे होती रहती है। और अगर सप्लाई बीच बीच में बंद हो जाती है यानी इंटरवल्स में आती जाती रहती है तो उसे हम टेक्निकल भाषा में इंटरमिटेंसी कहते हैं। इंडिया में वेरिएबिलिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये ग्रिड स्टेबिलिटी के इश्यूज क्रिएट करती है। जब इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई और डिमांड मैच नहीं होता तो ग्रिड का वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है। इससे लोड शेडिंग या ब्लैकआउट्स हो जाते हैं। हाई वेरिएबिलिटी से ट्रांसफार्मर्स भी डैमेज होते हैं। हमारे घरों में भी AC और फ्रिज कई बार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की वेरिएबिलिटी की वजह से खराब हो जाती हैं। इन सारे प्रॉब्लम्स की एक ही जड़ है, इलेक्ट्रिसिटी की छोटी शेल्फ लाइफ।
अगर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते ही डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए तो वो गायब हो जाती है। टेक्निकल भाषा में हम इसे हाईली पेरिशेबल कहते हैं। और यहीं नीड आती है एक बैटरी सिस्टम की, ताकि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो वो स्टोर हो जाए, एंड जब इलेक्ट्रिसिटी कम हो स्टोर्ड इलेक्ट्रिसिटी हमारे काम आ जाए। बेसिकली बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकती है। जैसे पावर जनरेटिंग कंपनीज या जेनकोज अपना एक्सेस प्रोड्यूस्ड पावर स्टोर कर सकते हैं और जब शॉर्टेज हो तो उस पावर को सप्लाई कर सकते हैं। इसे टेक्निकली बल्क पावर मैनेजमेंट कहते हैं। फिर ग्रिड्स भी पावर स्टोरेज यूज करके डिमांड सप्लाई को बैलेंस कर सकते हैं। इससे फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज इश्यूज कम किए जा सकते हैं। जब ट्रांसमिशन लाइंस फुल्ली ऑक्यूपाइड हो और डिमांड बहुत ज़्यादा हो तो ग्रिड्स लोकली स्टोर्ड एनर्जी डायरेक्टली सप्लाई कर सकते हैं। डिस्कॉम्स के लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। डिस्कॉम्स भी अपनी एनर्जी आर्बिट्राज कर सकते हैं। कैसे? मान लो आफ्टरनून में जब सोलर पावर का सप्लाई ज़्यादा होता है तब प्राइसेस कम होते हैं, वो तब इलेक्ट्रिसिटी परचेज करके स्टोर कर सकते हैं। और रात की तरफ जब लाइट, एसी सबका यूज़ बढ़ता है तब वो स्टोर्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हैं। इससे ग्रिड और जेनकोस के लिए भी पीक आवर में एनर्जी सप्लाई करने का लोड रिड्यूस हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप जब भी किसी बीईएसएस के रेवेन्यू मॉडल या यूटिलिटी को एनालाइज करो तो आप ये सामने रख सकते हो। आपको इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई चेन में प्रॉब्लम्स एंड बीईएसएस रिलेटेड सॉल्यूशंस क्विकली समझ आ जाएंगे। एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज की बात करें तो आज के दिन दो टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट्स या पीएसपीज एनर्जी जनरेट करने के लिए पानी और दो रिजर्वॉयर्स यूज करते हैं। जब भी पानी को ऊपर वाले रिजर्वॉयर से नीचे वाले रिजर्वॉयर में डाला जाता है तब टरबाइंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। दूसरी तरफ बीईएसएस टेक्नोलॉजी में बेसिकली एनर्जी स्टोर करने के लिए रिचार्जेबल बैटरीज का यूज होता है और ये यूजुअली लिथियम आयन बैटरीज होते हैं। आज के दिन इंडिया में पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स ज़्यादा पॉपुलर हैं। हमारे पास 7 गीगावाट के पीएसपी हैं पर सिर्फ 0.2 गीगावाट का बीईएसएस है। चाहिए तो हमें दोनों टेक्नोलॉजीज, लेकिन ग्रेजुअली बीईएसएस ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2032 तक बीईएसएस पीएसपी को पीछे छोड़ देगा और फाइनेंशियल ईयर 2047 तक बीईएसएस सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी बन जाएगा। शॉर्ट टर्म में पीएसपी के पास कॉस्ट एडवांटेज है। पीएसपी का कॉस्ट 4 to 5 रुपीज़ पर किलोवाट आवर है और वहीं बीईएसएस का कॉस्ट 6 to 7 रुपीज़ पर किलोवाट आवर है। बट बीईएसएस का कॉस्ट काफ़ी तेज़ी से गिरता जा रहा है। 2022 में तो बीईएसएस का कॉस्ट 8 to 9 रुपीज़ पर किलोवाट आवर हुआ करता था। टाटा पावर ने फाइनेंशियल ईयर 24-25 के एनुअल रिपोर्ट में बताया कि 2022 से 2024 के बीच लिथियम आयन बैटरीज के प्राइस 31% ड्रॉप हुए। इसी कारण से बीईएसएस के ऑक्शन में एवरेज टैरिफ्स भी गिर गए। उम्मीद है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और एडवांस होती है बीईएसएस और भी सस्ता होता जाएगा। बीईएसएस के और भी फ़ायदे हैं जो पीएसपी के कंपैरिजन में ज़्यादा पॉपुलर बना रहे हैं उसे, जैसे कि एक बीईएसएस प्लांट लगाने में बस 1-2 साल लगते हैं। ऑन दी अदर हैंड एक पीएसपी को सेटअप करने में 5 से 7 साल लग जाते हैं। पीएसपीज़ में काफ़ी लैंड भी चाहिए होता है, हर जगह आप पीएसपी नहीं बना सकते। ऑन दी अदर हैंड बीईएसएस काफ़ी मॉड्यूलर होता है। इन्हीं सारे रीजंस की वजह से आजकल बीईएसएस को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने के पहले क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक अपन को समझ आ गया है कि भाई बीईएसएस की नीड क्या है, एनर्जी स्टोरेज के बहुत सारे फ़ायदे हैं, दो टेक्नोलॉजीज पीएसपी और बीईएसएस पॉपुलर है एंड उनमें से आज के दिन पीएसपी का अडॉप्शन ज़्यादा है क्योंकि वो चीपर है। लेकिन लिथियम आयन बैटरीज के दाम गिरने की वजह से अब बीईएसएस भी सस्ते हो रहे हैं एंड कंपनीज अब इस टेक्नोलॉजी पे निरंतर काम कर रहे हैं ताकि ये और सस्ता और स्टेबल हो पाए। तो चलिए अब इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ बीईएसएस इकोसिस्टम के वैल्यू चेन को समझ लेते हैं। बीईएसएस के वैल्यू चेन को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: मैन्युफैक्चरिंग, इंटीग्रेशन एंड ऑपरेशंस। मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में बैटरीज बनाए जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को मोस्टली अपस्ट्रीम कंपनीज कहते हैं। सप्लाई चेन में नेक्स्ट स्टेज आता है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन स्टेज में बैटरीज को सेफ्टी सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करके फंक्शनल बनाया जाता है। इंटीग्रेशन कंपनीज को मिड स्ट्रीम कंपनीज कहते हैं। फिर फाइनली बैटरी ऑपरेटिंग कंपनीज आती हैं जो एंड कस्टमर को अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं। इन्हें हम डाउनस्ट्रीम कंपनीज कहते हैं।
इंडिया में अभी बैटरी ऑपरेटर कंपनीज ज़्यादा हैं। हम खुद की बैटरीज बहुत कम मैन्युफैक्चर करते हैं। बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग स्टेज को समझने के लिए आप हमारा लिथियम आयन बैटरी सेक्टर पे वीडियो रेफर कर सकते हो। आज के दिन बीएसएस ऑपरेशंस में काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। टाटा पावर, अदानी ग्रीन एनर्जी, एक्मे सोलर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसे नाम इस सेक्टर में एंट्री ले चुके हैं। और कुछ कंपनीज जैसे रिलायंस न्यू एनर्जी एंड ओला इलेक्ट्रिक भी पूरे वैल्यू चेन में अपना प्रेजेंस बिल्ड कर रहे हैं। बीएसएस ऑपरेटर कंपनीज के 3 रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। पहला, एंसिलरी सर्विसेज। इसमें कंपनीज ग्रिड स्टेबिलिटी पे काम करती है। फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, टीएनडी कंजेशन, इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। दूसरा, एनर्जी आर्बिट्राज। ये ट्रेडिंग की तरह वर्क करता है। सस्ते में खरीदो, स्टोर करो और ऊंचे भाव में बेच दो। एनर्जी आर्बिट्राज करने से पूरे इलेक्ट्रिसिटी इकोसिस्टम का बर्डन ऑटोमेटिकली पीक आवर से शिफ्ट हो जाता है। तीसरा, कैपेसिटी मार्केट्स। ये आपके घर के इन्वर्टर की तरह वर्क करता है। हर रोज नहीं चाहिए होता, लेकिन जब पावर शॉर्टेज होता है तब इसको यूज़ कर लिया जाता है। यूरोप का केस देखें तो 2016 में वहाँ 90% प्लस बैटरी यूजेज एंसिलरी सर्विसेज में हुए, यानी कि ग्रिड स्टेबिलिटी पे बीएसएस कंपनीज ज़्यादा पैसे कमा रहे थे। फिर जैसे जैसे मार्केट मैच्योर हुआ, बीएसएस टेक्नोलॉजी मैच्योर हुई, एनर्जी आर्बिट्राज और कैपेसिटी मार्केट्स भी एक्सपैंड करने लगे। इंडिया अभी अपने अर्ली स्टेजेस में है। हमारे यहाँ कैपेसिटी मार्केट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। आर्बिट्राज के रूल्स एंड रेगुलेशंस ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हैं और आंसिलरी सर्विसेज अभी बिडिंग अथॉरिटीज़ ही एक बेसिक टैरिफ पे बीएसएस ऑपरेटर को एलोकेट कर देती है। अब दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की एक खास बात है, इसमें विचित्र विचित्र अग्रीमेंट्स बहुत होते हैं। रेवेन्यू मॉडल्स के हिसाब से ही अग्रीमेंट्स बनते जाते हैं। बीएसएस प्रोवाइडर्स भी मेजरली 4 रेवेन्यू मॉडल्स पे ऑपरेट करते हैं: टोलिंग अग्रीमेंट, कैपेसिटी बेस्ड अग्रीमेंट, कैपेसिटी प्लस एनर्जी अग्रीमेंट और हाइब्रिड पावर परचेज अग्रीमेंट। एक एक करके फटाफट समझ लेते हैं। टोलिंग अग्रीमेंट में कस्टमर बीएसएस किराए पे लेता है और ऑपरेटर को एक फिक्स्ड फी यानी टोल देता है। अब कस्टमर जैसे चाहे वैसे बैटरी यूज कर सकता है। कैपेसिटी बेस्ड अग्रीमेंट इंश्योरेंस की तरह वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक डिस्कॉम को बस इमरजेंसी में ही पावर सप्लाई चाहिए। वो इमरजेंसी कब होगी, कहाँ होगी, किस स्केल पे होगी, आज के दिन उनको ये आइडिया नहीं है। ऐसे केस में डिस्कॉम्स बीएसएस के साथ कैपेसिटी बेस्ड अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं कि बस जब ज़रूरत पड़े तब उन्हें सपोर्ट मिल जाए, और इसके बदले डिस्कॉम्स बीएसएस को एक फिक्स्ड फी देते हैं। कुछ कैपेसिटी अग्रीमेंट्स में फिक्स्ड फी के साथ वेरिएबल फी भी इंक्लूडेड होता है। कस्टमर जितना एनर्जी यूज़ करे उन्हें उतने एनर्जी के लिए कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। ये होता है कैपेसिटी प्लस एनर्जी अग्रीमेंट। ये तीनों टाइप के अग्रीमेंट्स स्टैंड अलोन अग्रीमेंट्स हैं, यानी कि कस्टमर इसमें सिर्फ बैटरी सिस्टम की सर्विस ले रहा है। कस्टमर को अपना पावर खरीदने का इंतज़ाम कहीं और से करना होगा। बीएसएस ऑपरेटर बस कस्टमर को बैटरी ला के दे देगा। फिर आता है 4th रेवेन्यू मॉडल, हाइब्रिड पावर परचेज अग्रीमेंट्स या हाइब्रिड पीपीएस। इसमें जेनकोज ही बीएसएस फैसिलिटी लगाते हैं। वो कस्टमर्स को एनर्जी सप्लाई और स्टोरेज दोनों देते हैं। हाइब्रिड पीपीएस के कॉन्टेक्स्ट में आप हर जगह एक वर्ड बहुत ज़्यादा रिपीट होते देखोगे। वर्ड है एफडीआरई, यानी कि फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी। एफडीआरई कॉन्ट्रैक्ट्स में कस्टमर्स को थर्मल पावर जैसा स्मूथ एक्सपीरियंस ग्रीन एनर्जी में भी मिलता है। कस्टमर्स बस बता देते हैं कि उन्हें कितने बजे कितना पावर चाहिए। अब इसको कैसे फुलफिल करना है, ये ऑपरेटर का हेडेक है। ऑपरेटर्स फिर बैटरी और मल्टीपल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि विंड और सोलर के कॉम्बिनेशन से डिमांड फुलफिल करते हैं। सुन के तो हाइब्रिड पीपीएस बहुत बढ़िया लग रहे होंगे, नहीं? तो आप सोच रहे होंगे कि फिर स्टैंडअलोन बीएसएस का क्या यूज़। देखो, पावर परचेज अग्रीमेंट्स यूजुअली बहुत लॉन्ग टर्म के होते हैं। ये 20-25 साल तक चलते हैं। तो जो भी पुराने पावर परचेज अग्रीमेंट्स अभी चल रहे हैं उसमें ये स्टैंडअलोन बीएसएस मॉडल काम आ सकता है। प्लस ये भी हो सकता है कि कुछ डिस्कॉम्स बैटरीज अपने कंट्रोल में रखना चाहते हों। ऑन दी अदर हैंड, अब जो भी नए पावर परचेज अग्रीमेंट्स इंडिया में साइन हो रहे हैं वो मेजरली हाइब्रिड नेचर के हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020 में डिस्कॉम्स के मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट्स प्लेन वनीला टेंडर्स हुआ करते थे, यानी कि सिर्फ सोलर विंड या फिर सोलर और विंड का कॉम्बिनेशन। हाइब्रिड का शेयर सिर्फ 5% था। पर कैलेंडर ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ में हाइब्रिड पीपीएस का शेयर बढ़ के 40% हो गया था। ये क्लियरली दिखाता है कि एनर्जी मार्केट हाइब्रिड अग्रीमेंट्स को फेवर कर रहा है। जेएसडब्ल्यू के सीईओ ने भी अक्टूबर 2025 के कॉन कॉल में यही बात की। One big significant change in the current year H1 is that plain vanilla solar or vanilla wind bids are hardly any.
They're not there. More it is coming is either hybrid. Hybrid also is much lesser. It is FDRE or other. Majority is solar plus battery energy storage to discharge during the evening hours. ये ट्रेंड आप एक्मे सोलर नाम की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी में भी देख सकते हैं। इनके मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट्स एफडीआरई या फिर स्टैंडअलोन बीएसएस के हैं। इनके एफडीआरई प्रोजेक्ट्स 13 गीगावाट आवर्स के हैं और स्टैंडअलोन बीएसएस प्रोजेक्ट्स 550 मेगावाट आवर्स के। प्लेन वनीला विंड सोलर और विंड सोलर का मिक्सचर वाला हाइब्रिड बहुत कम है और आप अलग अलग एनर्जी सोर्सेज के टैरिफ्स भी कंपेयर कर सकते हो। इस विंड प्रोजेक्ट का टैरिफ 3 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली पर किलोवाट आवर है। सोलर विंड हाइब्रिड का 3.36 रुपीज़ है और सिर्फ सोलर का तो सबसे कम 2.52 रुपीज़ है। पर मोस्टली सारे एफडीआरई प्रोजेक्ट्स के टैरिफ 4 रुपीज़ से ज़्यादा के हैं। एफडीआरई से बायर्स की परेशानी काफ़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो उसके लिए प्रीमियम देने को रेडी रहते हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी पहले पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स पे फोकस था, अब वो भी बीएसएस का शेयर बढ़ा रहा है। 2030 तक अदानी ग्रीन 5 गीगावाट से ज़्यादा के पीएसपी प्रोजेक्ट्स टारगेट कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम कंपनी बहुत बड़े स्केल पे बीएसएस सेटअप कर रही है। 1.126 गीगावाट की कैपेसिटी के साथ कवड़ा में अदानी इंडिया का लार्जेस्ट बीएसएस सेटअप कर रहा है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क भी अदानी खवड़ा में ही बना रहा है। ये पार्क 538 स्क्वायर किलोमीटर में फैला होगा। बीएसएस के एडिशन से इस पार्क की कैपेसिटी को और अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। अदानी के अलावा एक और कंपनी है जो बहुत अलग अलग तरीके से बीएसएस की अपॉर्चुनिटी यूज़ कर रही है, एक्सप्लोर कर रही है, टाटा पावर। टाटा पावर इस सेक्टर में 2019 से है। टाटा पावर और दिल्ली गवर्नमेंट की जॉइंट वेंचर कंपनी टाटा पावर डीडीएल एक बड़ी डिस्कॉम कंपनी है। 2019 में टाटा पावर ने इस जेवी के लिए 10 मेगावाट का बीएसएस सेटअप किया था। फिर 2021 में कंपनी को एसईसीआई यानी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से छत्तीसगढ़ में 100 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने का और 120 मेगावाट आर का बीएसएस सेटअप करने का टेंडर मिला। टाटा पावर ने इस प्रोजेक्ट को सेटअप तो किया, साथ ही साथ अब वो इसे रन भी कर रहे हैं, पर इस सेटअप का ओनरशिप एसईसीआई के पास है। 2025 में टाटा ने स्पेस में और भी कुछ डेवलपमेंट्स अनाउंस किए। दिल्ली की तरह मुंबई के ग्रिड को भी वो बीएसएस से कनेक्ट कर रहे हैं। ये 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। केरला में भी केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से उन्होंने अपना पहला स्टैंडअलोन बीएसएस का टेंडर जीत लिया। ये 30 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। इतना ही नहीं, गोवा वाले ताज एक्सोटिका में भी टाटा ने बीएसएस इंस्टॉल कर दिया है। 3.5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे कंपनी हर साल अराउंड 1.5 करोड़ बचा पाएगी, ऐसा कंपनी का मानना है। सो बेसिकली टाटा मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम बिजनेस में बीएसएस की अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है और कैप्टिव कंजम्पशन से भी वो अपने रेगुलर सप्लाई को इम्प्रूव और ओवरऑल एनर्जी कॉस्ट्स को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। टाटा की तरह जेएसडब्ल्यू भी मिड स्ट्रीम में अपना प्रेजेंस बिल्ड करने में लगा है। जेएसडब्ल्यू ने पुणे में 5 गीगावाट आवर्स का बैटरी असेंबली प्लांट लगाया है। तो मोस्टली लार्ज प्लेयर्स मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट कुछ प्लेयर्स अपस्ट्रीम भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। हालांकि ये एक लॉन्गर टर्म प्ले है। रिलायंस और ओला दो नाम हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। रिलायंस तो खैर पूरे सप्लाई चेन में अपना एंड टू एंड प्रेजेंस बिल्ड कर रहा है। रिलायंस 40 गीगावाट आवर्स की एनुअल बीएसएस असेंबली एंड सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री बना रहा है और फ्यूचर में रिलायंस अपनी इस 40 गीगावाट आवर्स की कैपेसिटी को बढ़ा के 100 गीगावाट आवर्स कर देना चाहता है। ओला अभी तक ग्रिड स्केल बीएसएस में नहीं आया है। वो भी रेसिडेंशियल बीएसएस पे फोकस कर रहा है, जो आप और हम अपने घर में इंस्टॉल कर सकते हैं। मान लो एक इन्वर्टर या स्टेबलाइजर की तरह। ओला इस मॉड्यूलर बीएसएस को अपनी कृष्णागिरी वाली गीगा फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर कर रहा है। इनफैक्ट सेल्स बनाने के लिए ओला को पीएलआई स्कीम से सबसे ज़्यादा बड़ा बाइट मिला था, 20 गीगावाट आवर्स की कैपेसिटी का। अगर वो इसे सही से यूज़ कर ले तो शायद वो रेसिडेंशियल या रिटेल स्पेस में भी कुछ इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। ओवरऑल इस सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ आ गया है। कुछ साल पहले तक बीएसएस सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की तरह देखा जा रहा था, पर आज ये एक रियलिटी बन चुका है। रेगुलेटर्स भी इस सेक्टर को बढ़ाने के लिए काफ़ी छूट दे रहे हैं। एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल मैन्युफैक्चरिंग के कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। बीएसएस के कॉस्ट को लोअर करने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग है और इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस पर भी वेवर है। और बीएसएस का डिमांड बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एनर्जी स्टोरेज ऑब्लिगेशन भी बना दिया है कि भाई डिस्कॉम्स को अपने इलेक्ट्रिसिटी का कुछ हिस्सा स्टोरेज से ही लेना होगा। उनकी ऑब्लिगेशन तय कर दी गई है।
इन सारे एफर्ट्स का नतीजा ये है कि आज के दिन BESS ऑपरेटर्स अनुमान लगा रहे हैं कि वो लगभग 12 to 13% का IRR यानी रिटर्न इंटरनल रिटर्न कमा लेंगे। एक्मे सोलर होल्डिंग तो 14 to 15% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के नीचे बिड ही नहीं कर रहा है। बढ़ता हुआ डिमांड, रेगुलेटरी सपोर्ट और पॉजिटिव यूनिट इकोनॉमिक्स, इसी के होप ने BESS को अट्रैक्टिव बना दिया है आज के दिन बिजनेसेस के लिए। बट दोस्तों, अभी भी इस इंडस्ट्री में काफ़ी चैलेंजेस हैं। BESS के लिए इंडिया ऑलमोस्ट पूरी तरह से इंपोर्ट पर रिलाई करता है। सेल मैन्युफैक्चरिंग के PLI स्कीम में अब तक ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं देखने मिला है। टोटल टारगेटेड कैपेसिटी 50 गीगावाट आवर्स है, पर अभी तक बस 1 गीगावाट आवर्स की कैपेसिटी इंस्टॉल हुई है। 3 कंपनीज ने PLI स्कीम में कुछ टारगेट्स कमिट किए थे: ओला इलेक्ट्रिक, रिलायंस न्यू एनर्जी और राजेश एक्सपोर्ट्स की सब्सिडरी ACC एनर्जी। टारगेट्स अभी तक सिर्फ ओला ने अचीव किए हैं। बची हुई कैपेसिटी इंस्टॉल करने में तीनों प्लेयर्स स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन ओला ने भी अपना ओवरऑल कमिटमेंट 20 गीगावाट आवर्स से घटा के 5 गीगावाट आवर्स कर दिया है। राजेश एक्सपोर्ट्स का प्रोग्रेस 0 है। यहाँ तक कि रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी भी आज के दिन जब हम वीडियो बना रहे हैं उस दिन स्ट्रगल कर रही है। वो जिस चाइनीज़ फर्म से लिथियम आयन टेक्नोलॉजी लाइसेंस करने वाले थे, उस फर्म ने पार्टनरशिप से विड्रॉ कर लिया है। हालांकि रिलायंस ने अश्योर किया है कि इसका इम्पैक्ट उनके प्लान्स पे नहीं पड़ेगा। नॉन PLI प्लेयर्स जैसे कि वारी एनर्जीज, हमारा राजा बैटरी और एक्साइड इंडस्ट्रीज भी इस स्पेस में कैपेसिटी बिल्ड करना चाह रहे हैं, पर ये कैपेसिटी भी 2027 के पहले रेडी नहीं होगी। बेसिकली इंडियन BESS ऑपरेटर्स को अभी इंपोर्ट्स पे ही रिलाई करना पड़ेगा और इस कारण से कॉस्ट उनके लिए काफ़ी अनकंट्रोलेबल फैक्टर बन गया है। फॉर एग्जाम्पल, हाल ही में चाइना ने कुछ पॉलिसी चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं जिससे सेल कॉस्ट 25 to 30% बढ़ जाएगा। इसकी वजह से BESS सेटअप करने का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट साइड पे भी एक चैलेंज है। BESS ऑपरेटर्स लॉन्ग टर्म PPA साइन करते हैं, इससे उनके टैरिफ्स फ्रीज हो जाते हैं। जब उन्होंने प्रोजेक्ट्स के लिए बिड किया था तब बैटरी का कॉस्ट कम था, और तो और PPAs को जीतने के लिए काफ़ी कंपनीज ने अग्रेसिवली अंडर बिड भी किया था। तो अब प्लेयर्स के कॉस्ट इंक्रीज हो रहे हैं बट रेवेन्यू एक लोअर लेवल पे फिक्स्ड है, तो ये डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स के फ्यूचर वायबिलिटी पे सवाल खड़ा कर देता है। इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस के प्रेसिडेंट देबमाल्या सेन के हिसाब से BESS ऑपरेटर्स ने 2023-24 में जब बिड किया तब उन्होंने अज्यूम किया कि सेल प्राइस गिरते रहेंगे, बट मेटल प्राइसेस तो आप देख ही रहे हैं कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट इन बिडर्स पे आएगा एंड प्रोजेक्ट्स भी डिले हो सकते हैं। और तो और इस स्पेस में ओवर कैपेसिटी बिल्ड होने का भी डर है। मैं आपको नंबर से समझाता हूँ कैसे। 2027 तक इंडिया में 28 गीगावाट आवर्स जितनी एनर्जी स्टोरेज की ज़रूरत होगी, बट जिस स्पीड से ग्रोथ हो रही है उस स्पीड के हिसाब से कंट्री में 36 गीगावाट आवर्स की कैपेसिटी बिल्ड हो जाएगी। तो ये एक ओवर कैपेसिटी वाली सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो जो प्लेयर अपने कॉस्ट कंट्रोल में नहीं रख पाएगा उन्हें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हमारे एनर्जी ड्रीम्स को अचीव करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज बन सकता है। आई होप आपको BESS सेक्टर समझ में अच्छे से आ गया है। ये सेक्टर अभी भी अपने अर्ली स्टेजेस में है, इसमें आगे और प्रोग्रेस होता रहेगा। आप उनसे अपडेटेड रहना, और कुछ बड़ा होता है तो हम तो उसे एनीवे कवर कर ही लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल के बाकी वीडियोस भी देख लेना। बहुत सारा इनसाइट्स आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है। सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आगे के वीडियोस मिस ना हो जाएं। मैं हूं शांतनु जैन, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।